हेलो स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमने लास्ट टाइम बर्मिस्टर थ्योरी को डिस्कस किया था। रिजिड पेवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जैसे मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैं हाईवे मटेरियल में आपको प्लेट लोड टेस्ट कराता था। तो प्लेट लोड टेस्ट दोनों चीज़ों के लिए होता है, फॉर कंप्यूटिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है? K इज इक्वल्स टू P अपॉन डिफ्लेक्शन। और मैंने बताया था प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग 30 से लेके 75 सेंटीमीटर तक की प्लेट यूज़ करते हैं, पर जब भी हम मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फाइंड करते हैं तो 75 सेंटीमीटर की प्लेट को यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन लिया जाता है 0.125 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.25 mm। तो अगर मेरे को मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फाइंड करनी है तो मुझे 1.2 mm पेनिट्रेशन, जब डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेट 1.2 mm हो जाएगा, 1.25 mm हो जाएगा, तो उस समय जितना लोड लग रहा होगा प्लेट को, उसको उस लोड को डिवाइड कर दूंगा मैं डिफ्लेक्शन से, यानी 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर से। तो यहाँ से मेरे को मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मिलता है K इज इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा kg पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इट इज़ गिवन एज स्मॉल l एंड it can be calculated from the formula EH cube upon 12K bracket 1 minus mu square की power 1/4, where mu is the Poisson ratio, K is the modulus of subgrade reaction। सही है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। इट इज़ द रेडियस ऑफ एरिया अफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द बेंडिंग मोमेंट। So it is represented as small b and it can be calculated through the formula under root 1.6 small a square plus h square। ठीक है, h क्या हो गई? थिकनेस। स्मॉल a क्या हो गया बेटा? कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया माइनस 0.675 h। ठीक है, जहाँ e क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, h क्या है? स्लैब थिकनेस, और a क्या है? रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। अब हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ दी है, कुछ कौन कौन सी स्ट्रेसेस हमारे पेवमेंट में आएंगी। तो स्ट्रेसेस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो लोड स्ट्रेस होती है और एक होती है टेम्परेचर स्ट्रेस। लोड स्ट्रेस कैसी होगी बेटा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। एरिया पे लगने वाले लोड को, यूनिट एरिया पे लगने वाले लोड को हम लोग क्या कर देते हैं? स्ट्रेस कह देते हैं। तो लोड के कारण जो स्ट्रेस आएगी उसको बोलेंगे लोड स्ट्रेस, और टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेसेस आती हैं उनको बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वार्पिंग स्ट्रेसेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। वार्पिंग स्ट्रेसेस, इट इज़ द स्ट्रेस ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन और रात में जो भी वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, सुबह से लेकर रात तक, उस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेसेस आती हैं पेवमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज वार्पिंग स्ट्रेसेस। और सीजनल वेरिएशन के कारण, यानी मानसून पीरियड, फिर समर आ गए, फिर विंटर्स आ गए, तो ये सीज़न वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेसेस आती हैं पेवमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सो सबसे पहले वी विल सी द टेम्परेचर लोड स्ट्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे एक पेवमेंट को लिया गया और पेवमेंट के 4 कॉर्नर ले लिए और बीच में ले लिया सेंटर। तो बीच में बोला है इंटीरियर और 4 पार्ट को बोल दिया है कॉर्नर्स। तो इंटीरियर, और ये देखिए ये एजेस हैं, बीच में इंटीरियर है और कॉर्नर्स पे 4 कॉर्नर दिखाए गए हैं। तो इन अलग अलग भागों पे स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए वेस्टरगार्ड ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। जैसे एज, जैसे इंटीरियर पे अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करनी हो तो वेस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दिया है 0.316 P अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट 4 log 10 स्मॉल l अपॉन v प्लस 1.069 ब्रैकेट बंद, जहाँ l क्या है? रिलेटिव थिक रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। देखिए स्मॉल l, यहाँ वाले पेज पे देखिए स्मॉल l। और b क्या है बेटा? रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। b भी आपको पता है, l भी आपको पता है फॉर्मूले से। p क्या है बेटा? व्हील लोड है। स्मॉल h क्या है? स्लैब थिकनेस है। तो इसी तरीके से इंटीरियर के लिए अलग फॉर्मूला है, एज के लिए अलग फॉर्मूला है और कॉर्नर के लिए अलग फॉर्मूला है।
अब ये क्वेश्चन गिवन है, देखिए कैलकुलेट द व्हील लोड स्ट्रेस ड्यू टू द डिज़ाइन व्हील लोड ऑफ 4200 kg। ई की वैल्यू गिवन है, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है और के की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई एच क्यूब अपॉन 12 के ब्रैकेट 1 माइनस म्यू स्क्वायर और टोटल की पावर 1/4। तो यहाँ से L की वैल्यू आएगी 72.27 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेडियस इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन स्मॉल b अंडर रूट 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 h। ठीक है, यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली और हमने क्या करा, तीनों फॉर्मूले लगाए और तीनों फॉर्मूले के लिए हमने अलग अलग फाइंड कर ली। इंटीरियर पे कितनी स्ट्रेस है, कॉर्नर पे कितनी स्ट्रेस है और एजेस पे कितनी स्ट्रेस है, ये हमने फाइंड लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बेटा वार्पिंग स्ट्रेसेस। वार्पिंग स्ट्रेसेस किसकी वजह से होती है, ये वार्पिंग स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया था, ये होती है बेटा सीजनल वेरिएशन की वजह से। अब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो टॉप वाली लेयर होती है उस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है उस पर टेम्परेचर कम होता है। जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, तो उसमें कैसी स्ट्रेस होंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो नीचे वाली लेयर होगी वो ठंडी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, तो उसमें कैसी स्ट्रेसेस होंगी, उल्टी टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो अकॉर्डिंग टू सीजनल वेरिएशन हम लोग इस तरीके से वार्पिंग स्ट्रेसेस को समझ सकते हैं। अब इसके लिए भी इंटीरियर के लिए फॉर्मूला क्या गिवन है बेटा, ये है ई अल्फा टी अपॉन 2 ब्रैकेट सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू। यहाँ अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, सी एक्स और सी वाई क्या है, कोफिशिएंट बेस्ड ऑन एल एक्स अपॉन स्मॉल एल और एल वाई अपॉन स्मॉल एल। एल एक्स क्या है, स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स जॉइंट, एल वाई क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, स्मॉल एल वही है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और टी क्या है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो रोड की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में जो जॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो कहलाएंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और रोड की जो ट्रांसवर्स यानी विड्थ में जो जॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो किए जाएंगे ट्रांसवर्स जॉइंट। और आपको मैंने बताया था जॉइंट्स रिजिड पेवमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किए तो एक टोटल पेवमेंट का छोटा सा हिस्सा एल एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में वही हिस्सा एल वाई कहलाया। और एल क्या है मुझको पता है, एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो यहाँ से मैं एल एक्स अपॉन एल और एल वाई अपॉन एल के बेसिस पे सी एक्स और सी वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगा और इनको फॉर्मूले में यूज़ करके मैं इंटीरियर पे इस फॉर्मूले के थ्रू, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला शो किया है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इंटीरियर पे आराम से फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेसेस को। अब देखिए एजेस के लिए ये अलग फॉर्मूला है, देखिए एजेस के लिए फॉर्मूला ये है सी एक्स ई अल्फा टी अपॉन 2 सी बाई ई अल्फा टी अपॉन 2 विच एवर इज़ मैक्सिमम। एक्स क्या लेंगे जब लॉन्गिट्यूडनल एक्स एज पे लेंगे और वाई क्या लेंगे जब ट्रांसवर्स एज पे लेंगे, तो दोनों एजेज में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको क्या लेंगे, स्ट्रेस एट एज। फिर देखिए आप सेंटर पे ये फॉर्मूला है, इंटीरियर के लिए सॉरी सेंटर के लिए ये फॉर्मूला है ई अल्फा टी अपॉन अंडर रूट 3 ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट स्मॉल ए अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला ये है हमारा इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रैक्शनल स्ट्रेसेस पे। देखिए समर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पेवमेंट एक्सपेंड होता है और सबग्रेड क्या करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को ऑफर करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, स्ट्रेसेस किस नेचर की होंगी, कंप्रेसिव नेचर की होंगी। ठीक है, ऑन इंटीरियर बॉटम एरिया ऑफ पेवमेंट which is of not much significance as concrete is good in compression। विंटर में क्या होगा, विंटर में पेवमेंट क्या होगा, कांटेक्ट होने की कोशिश करेगा,
तो सॉइल सबग्रेड क्या करेगा, डेवलप फ्रिक्शनल टेंसाइल फोर्स। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेसेस अपोजिट नेचर की होंगी, यानी टेंसाइल नेचर की होंगी, तो फ्रिक्शनल टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा सरफेस के अंदर, जिसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड आर मच मोर ऑफ सिग्निफिकेंट एट इंटीरियर एरिया ऑफ पेवमेंट एंड एजेस विल हैव लेस फ्रिक्शनल वेयर एज कॉर्नर्स विल हैव नेग्लिजिबल। क्या बोलना चाह रहा है, कॉर्नर्स पे और एजेस पे ये जो स्ट्रेसेस होंगी वो कम होंगी, जबकि इंटीरियर पार्ट पे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सही है, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे अबाउट फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।